Hello students, welcome back to my channel Learn and Grow, and today we will discuss the CTET previous year question of EVS. Now first question we have the area of environmental studies इंक्लूड। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि हमारा ईवीएस सब्जेक्ट होता है उसमें हम कौन कौन से एरियाज़ को इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन सी फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन फोर स्कूल एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों होती क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, हमारी चीज़ें सभी थिंग्स पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं और फिक्स टाइम के लिए होती है। जैसे हमारा स्कूलिंग हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आता है, जो हमारा जिसके लिए हमारी एज फिक्स होती है, हमारा कंटेंट फिक्स होती है, हमारा टाइम पीरियड फिक्स होता है। सो उसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और नॉन फॉर्मल किसे कहते हैं, जो हम अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के एरिया से सीख करते हैं, उस एजुकेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसका कोई टाइम पीरियड पहले से प्री डिसाइड नहीं होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमें कभी भी कहीं भी प्राप्त हो सकती है। सो हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हमारे क्या होती है, एक तो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। जैसे एनसीईआरटी में क्लास 3 से हमारी ईवीएस स्टडीज़ शुरू हो जाती हैं। सो वो फॉर्मल एजुकेशन में हो जाती है। बट जब हम किसी जू में, किसी पार्क में या फिर किसी बायोस्फीयर रिजर्व में, कहीं भी किसी एरिया में ऐसे में घूमने जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स हम ईवीएस स्टडीज़ में फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों एरियाज़ को इंक्लूड करते हैं। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। Now next question number 2 we have, in case of below average student in class what would you do as an EVS teacher। अगर आपकी क्लास में कोई एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है जो एवरेज मार्क्स से कम लाता है तो आप उस स्टूडेंट की कैसे हेल्प करेंगे। ऑप्शन ए मेक दैम राइट कॉन्सेप्ट्स मैनी टाइम, यानी कि आप उस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट को बार बार मैनी टाइम्स लिखने के लिए देंगे। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को क्या फील होगा, बोर्डम, और उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। ऑप्शन 2 मेक दैम सिट इन द फ्रंट रो एंड गाइड दैम कॉन्स्टेंटली। हमें बच्चे को फर्स्ट रो में अगर हम उसे डेली बिठाएंगे और उसे गाइड करेंगे कॉन्स्टेंटली तो बच्चा क्या हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा कि मुझे ही क्यों फर्स्ट रो में बिठाया जा रहा है, मुझे ही क्यों बात बात पर टोका जा रहा है, मुझे ही क्यों ऐसे अलग से ट्रीट किया जा रहा है। सो हमें किसी भी बच्चे को अलग से ट्रीट नहीं करना है या किसी भी बच्चे को अलग से फील नहीं कराना है। ऑप्शन सी आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज एंड डिज़ाइन रेमेडियल मेजर्स फॉर दैम। यस ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इसमें हमें क्या बोला गया है कि हम बच्चे की वीकनेसेस का पता लगाएंगे और उसको ठीक करने के लिए उसको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चा कहाँ पे वीक है, बच्चा कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, हम उसका पता लगाएंगे और फिर उसके लिए रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण देंगे जिससे बच्चे की वीकनेसेस दूर हो सके। ऑप्शन नंबर 4 गिव दैम एडिशनल टास्क फॉर होम फॉर प्रैक्टिस। और इसमें भी स्टूडेंट को क्या होगा, अगर उसे हम घर के लिए एक्स्ट्रा वर्क देंगे तो भी बच्चा बोर्डम फील करेगा, उसे अपने ऊपर प्रेशर फील होगा, कितना सारा वर्क है मेरे पास करने के लिए। सो हमें ये भी नहीं करना है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज एंड डिज़ाइन रेमेडियल मेजर्स फॉर दैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें उसमें से गलत को चूज़ करना है। ऑप्शन ए ईवीएस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है स्टूडेंट्स,
जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाते हैं। जैसे कि हम साइंस के अंदर कभी कभी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं और मैथ्स के अंदर साइंस के टर्म्स का यूज़ करते हैं। और ईवीएस में हमारा क्या होता है, ईवीएस में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाते हैं। सो ईवीएस हमारा कैसा हो जाता है, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। सो ये ऑप्शन हमारा सही है। ईवीएस शुड बी लर्नड थ्रू लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास के एरिया में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर न्यूज़पेपर हो गया, या कोई हमारा आसपास कोई पार्क है, अगर हमारा आसपास कोई गार्डन है, तो हमें बच्चों को वहाँ पर भी ले जाना चाहिए। तो हमें अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। सो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। ईवीएस प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बट ईवीएस इज़ नॉट only study about biodiversity. EVS is more larger than biodiversity, क्योंकि इसमें हम अपने एनवायरनमेंट, वायुमंडल, हम अपनी अर्थ, बाकी सब के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 क्या है, EVS शुड बी लर्न थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 1 and 2। यस स्टूडेंट्स, जो हमारी क्लास 1 और 2 होती है उसमें हमें अलग से EVS की बुक्स नहीं दी जाती हैं। उसमें क्या कहा गया है कि EVS को हमें क्लास 1 और क्लास 2 में मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाना है, जिसमें लैंग्वेज में हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, जो इनकरेक्ट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3, EVS primarily deals with the study of biodiversity. Now next, question number 4 we have, questioning by students is important in teaching learning of environment studies because it reflects कि जो बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो EVS में क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स क्यूरोसिटी, मतलब कि जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो वो स्टूडेंट्स की क्यूरोसिटी को दिखाता है कि बच्चा कितना पढ़ने के लिए जिज्ञासु है, कितना उत्सुक है। जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं, अपनी उत्सुकता को जानने के लिए क्वेश्चंस अराइज करते हैं। बी में क्या दिया गया है, गैप इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। जब बच्चे कोई क्वेश्चन करता है तो हमें पता चलता है कि बच्चा किस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ रहा है, बच्चा कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ रहा है या बच्चा कॉन्सेप्ट को किसी गलत तरीके से समझ रहा है, यानी कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पर गैप है उसका हमें क्वेश्चन से पता चलता है। सी में क्या दिया गया है, कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर, यानी कि टीचर में बच्चों को समझाने की कितनी कैपेबिलिटी है, टीचर के अंदर सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। इससे हमें टीचर की कैपेबिलिटी पता चलती है कि वो बच्चों को किस वे में, किस तरीके से और कितना समझा पा रहा है। इससे पता चलता है कि बच्चे सही से समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, और वो हमें किससे पता चलेगा, जिस काइंड के बच्चे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं उससे पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस को रिफ्लेक्ट करते हैं, ए, बी और सी तीनों को। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग रिडल्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज़। रिडल्स होता है पहेलियाँ। हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पहेलियों को इंक्लूड करते हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी से कोई पहेली पूछते हैं तो उसके पीछे का क्या होता है, एक लॉजिक होता है। उसके पीछे क्या होता है, एक लॉजिक, यानी कि उसका एक तर्क होता है जो हमारे ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, हमारे ब्रेन पर प्रेशर डालता है, जिससे हमारे ब्रेन में न्यू आइडियाज़ डेवलप होते हैं। सो इसे ही हम क्या कहते हैं, हमारी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाना। इसीलिए हमारी जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं उसमें
रिडल्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि बच्चे में हम लॉजिक को डेवलप कर सके, ताकि बच्चा उस लेवल पर सोच सके। सो हमारे ऑप्शंस क्या दिए हैं? टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, जी नहीं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। टू डेवलप लॉजिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यस, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है? टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड डेराइव प्लीजर फ्रॉम इट, इसमें भी कन्फ्यूज़ बोला है, तो हम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए रिडल्स नहीं पूछते हैं। ऑप्शन 4 टू मेक स्टूडेंट्स प्ले, देखिए स्टूडेंट्स, प्ले करना अच्छी चीज़ होती है, बट लेकिन स्टूडेंट्स को खेल खिलाने के लिए हम रिडल्स नहीं पूछते हैं, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 to develop logical skills in students. Now next, question number 6, we have identify the least important activity in the teaching of EVS. EVS पढ़ाने के लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? ऑप्शन ए डिस्कशन विद स्टूडेंट्स, डिस्कशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि उससे हमें अदर पर्सन के या अदर स्टूडेंट्स के भी पर्सपेक्टिव पता चलते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। ऑप्शन 2 ड्राइंग डायग्राम्स एंड स्केचेस ऑन वर्कशीट, वर्कशीट पे हमारा ड्राइंग बनाना EVS में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके द्वारा हम अदर स्टूडेंट्स को या अदर पर्सन्स को, हमारी सोसाइटी के पीपल्स को सेंसिटाइज करते हैं, जिससे वो हमारा सेफ एनवायरनमेंट के लिए हम उन्हें इंस्पायर भी कर सकते हैं। ऑप्शन 3 पनिशमेंट और पनिशिंग डिसओबीडियंट स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देना हमारा किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चा या तो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगा या फिर वो और ज़्यादा उद्दंड हो जाएगा, यानी कि और ज़्यादा गलतियां करने लगेगा। सो पनिशमेंट किसी भी तरह से वैलिड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 टेकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड फॉर नेचर वॉक, यस, हमें EVS में बच्चों को आउटसाइड लर्निंग से जोड़ना है, आउटसाइड द स्कूल लर्निंग से भी जोड़ना होता है, इसलिए हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पे, बाहर नेचर वॉक पे लेकर जाते हैं। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पनिशिंग डिसओबीडियंट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव the use of attractive and relevant instructions material is helpful because they, जो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में अट्रैक्टिव और रिलीवेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, वो हमारे किस में हेल्प करता है? एक्टिवेट ऑल सेंसेस, ऑल सेंसेस में हमारी कौन सी सेंसेस आती है? जैसे कि हमारी आईज़ आ जाती हैं, जिससे हम सी करते हैं, नोज़ आ जाती है, लिप्स, टंग आ जाती है, ईयर्स आ जाते हैं और हमारे स्किन आ जाती है। बट स्टूडेंट, कोई भी हमारा जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो ऑल सेंसेस को एक्टिवेट नहीं करता है। जैसे अगर हम कोई चार्ट लेकर गए हैं तो वो केवल हमारी सी सेंसेस यानी हमारी आइज़ को अट्रैक्ट करेगा, सो ऑल सेंसेस को अट्रैक्ट नहीं करता है, एक्टिवेट नहीं करता है। मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, ऑप्शन नंबर 2, यस, हमारा कोई भी हम रिलीवेंट मटेरियल अगर लेके जाते हैं तो उससे हमारी लर्निंग कैसी हो जाती है? और अच्छी हो जाती है और मीनिंगफुल बना देता है। ऑप्शन 3 हेल्प टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचर की हेल्प करता है वो क्या होता है? हमारा लेसन प्लान होता है मेनली, जिससे टीचर अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज कर पाता है। ऑप्शन 4 अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टूडेंट की अटेंशन भी अट्रैक्ट करता है। बट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो हमारे मटेरियल होते हैं वो लर्निंग को मोर मीनिंगफुल बना देते हैं। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव the language that has to be used by an EVS teacher should
बी, जो हमारा ईवीएस टीचर होता है उसे कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ऑप्शन ए, फॉर्मल विथ एम्फेसिस ऑन डेफिनेशंस, हमें कभी भी डेफिनेशंस पर फोकस नहीं करना चाहिए, यानी कि परिभाषाओं पर फोकस नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, क्या हम ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जिसे बच्चों को समझने में परेशानी हो, बच्चों को कॉम्प्रीहेंड ही ना हो पाए, यानी कि बच्चे समझ ही नहीं पाए, सो हमें ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। ऑप्शन 3, रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, यस, हमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो बच्चे की डेली लाइफ से मिलती हो, जैसे कि उसकी मदर टंग हो जाती है, इसीलिए बच्चे को 1st to 5th क्लास में उसकी मदर टंग में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर 4, टेक्निकल इन नेचर, टेक्निकल भी क्या हो जाती है, बच्चे के एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है, सो हमें कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, बच्चे की एवरीडे लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, which of the following features of tigers do not help them move in dark and find the prey? प्रे क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना शिकार ढूंढना, यानी कि कौन सा ऐसा फीचर है जो टाइगर को डार्क में, अंधेरे में चलने और उसे अपना शिकार करने में हेल्प नहीं करता है। ए, सेंसिटिव विस्कर्स, विस्कर्स क्या होती हैं, मूंछ, तो यानी कि जो टाइगर की मूंछ होती है वो उसको हेल्प करती हैं, जिससे वह आसपास के अपने सेंसिटिव एरियाज़ को सूंघ सकता है, उनकी पहचान कर पाता है। ऑप्शन 2, मूवमेंट ऑफ ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो हमारे जो टाइगर होते हैं उसके कान जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में घूम जाते हैं, जिससे वह अपने पीछे के, अपने आगे के सभी साइड की आवाज़ को सुन पाता है, जो उसकी हेल्प करते हैं। ऑप्शन 3, लाउड रोर, रोर क्या होता है, दहाड़, अगर स्टूडेंट्स टाइगर बहुत लाउड रोर लगाएगा यानी कि दहाड़ लगाएगा तो क्या होगा, उसका शिकार उसकी आवाज़ सुन के दूर भाग जाता है। सो ऑप्शन 3 हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4, शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, सो हमारे टाइगर की हियरिंग सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वह बहुत दूर से अपने प्रे या फिर अपने शिकार को भाप लेता है और जो उसकी हेल्प करता है। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, loud roar. Now next our last question. Question number 10 we have, which of the following statement regarding eyes in birds is are true? Birds की eyes के लिए कौन सी statement true हैं? Statement number 1, all birds have eyes on either side of their head. क्या बर्ड्स में जो उनकी आइज़ होती हैं वो उसके हेड के किसी एक साइड पे होती हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हमारी बर्ड्स की जो आइज़ होती हैं वो उसके हेड के दोनों साइड में होती है। एक आँख हमारी राइट साइड होती है और एक आई हमारी लेफ़्ट साइड होती है, वो आइदर साइड पे नहीं बोथ साइड पर होती है। स्टेटमेंट नंबर 2, बर्ड्स कैन नॉट फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम, तो क्या बर्ड्स एक टाइम पर 2 चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हैं? ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि बर्ड्स एक ही टाइम पे 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर बर्ड्स दोनों आइज से अपनी अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वो क्या करते हैं, 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। एक टाइम पे वो अपने प्रे यानी कि अपने शिकार पे भी फोकस कर सकते हैं और उसी टाइम पे वो उस शिकार की डिस्टेंस यानी कि वो शिकार कितनी दूर है उस पे भी फोकस कर सकते हैं। सो बर्ड्स कैन फोकस 2 डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। सो हमारे दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत, और सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के EVS के 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहिए आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू।